1952, and Hershey and Chase worked on the bacteriophages. Bacteriophages are the viruses that infect the bacteria. ठीक? The bacteriophages on injection on infection injects only the DNA into bacterial cells. पहले आप ये समझो सिंपली जो वायरस होते हैं बैक्टीरिया को कैसे इन्फेक्ट करते हैं, है ना, वो हम समझते हैं. Then you will be able to understand that experiment. Okay, पहले मैं आपको समझाती हूँ इन जनरल क्या होता है. This is the bacteria. Let me just. So this is the bacteria, right? ये हम एक वायरस ले लेते हैं. This is the virus. ठीक है, जो वायरस किस चीज के बने होते हैं? जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोड. अंदर उसके यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, ठीक है, एंड प्रोटीन कोड होती है बाहर. तो जब ये इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरिया को तो अपना जस्ट जेनेटिक मटेरियल अंदर सेंड करेंगे, ठीक है, प्रोटीन कोड्स बाहर रह जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है. तो इसकी हेल्प से, राइट, पहले ये वायरस है, जो वायरस का डीएनए है वो क्या करेगा, बैक्टीरियल डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है. उसकी हेल्प से ये क्या करेगा, वायरस के और जेनेटिक मटेरियल बना लेगा, डीएनए और आरएनए व्हाटएवर इज देयर, ठीक है, क्योंकि कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है. अगर इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो इसने अंदर जाके होस्ट की मशीनरी यूज करके, उसके एंजाइम्स यूज करके, राइट, क्या किया, और डीएनए बना लिए वायरस के. फिर उसकी क्या, और प्रोटीन कोड्स भी बना ली, ठीक है, इनकी असेंबली हो जाएगी. तो ऐसे बहुत सारे वायरस बन जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे वायरस बन जाएंगे. तो ये अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए बैक्टीरिया के अंदर गई, होस्ट की मशीनरी यूज की, क्योंकि आगे रेप्लिकेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इसके पास अपनी मशीनरी नहीं थी, अपनी एंजाइम्स नहीं थे, ठीक है. सो मैंने बेसिकली यहाँ उस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए ये बताना है आपको कि वायरस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसकी प्रोटीन कोट बाहर रह जाती है, ओनली उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, ठीक है. ऐसे इन्फेक्ट करते हैं. नाउ अगेन कम टू द चैप्टर, राइट. सो हम यहाँ पे करते हैं, ये वाली डायग्राम से ही समझाऊंगी पहले, फिर लाइंस पढ़ लेंगे बाकी, राइट. सो अभी क्या, ग्रिफ्थ से हर्शी एंड चेज ने, राइट, हर्शी एंड चेज ने ये एक्सपेरिमेंट किया ये शो करने के लिए कि डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं, राइट, जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं. उसने क्या किया, ये बैक्टीरियोफॉज ले लिया. ये दो एक तरह के दो एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है. ये लाइन लगाई हुई है ना, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है. एक ही एक्सपेरिमेंट के टू पार्ट्स है मींस. तो उसने क्या किया, बैक्टीरियोफॉज ले लिया ये, ठीक है, बैक्टीरियोफॉज ले लिया एंड उसको क्या किया, उसमें रेडियो एक्टिव S35 डाल दिया गया, उसे लेबल कर लिया, उसमें ग्रो किया इसे, ठीक है. और इस बैक्टीरियोफॉज में क्या डाल दिया गया, रेडियो एक्टिव P32, ठीक है, P32. इसमें क्या, फास्फोरस 32 डाल दिया. अब आपको पता है ना कि फॉस्फेट है वो कहाँ पे यूज होता है, डीएनए बनाता है या प्रोटीन बनाता है, ठीक है, कहाँ पे यूज होता है फॉस्फेट, याद है मैम? इट्स अ पार्ट ऑफ डीएनए. इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए ना, न्यूक्लियोटाइड बनाने में काम आएगा, है ना. इतना Yes, आपको हमें पता है, yes, माइंड में रखना, ठीक है. इधर क्या है, जो सल्फर है वो प्रोटीन बनाने के काम आता है, ठीक है, प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट होते हैं, अमीनो एसिड बनाने में काम आते हैं, ठीक है. इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है. अब पहले इसको करते हैं. तो इसने क्या किया, वो वाला बैक्टीरियोफॉज जिसे उसने लेबल किया था रेडियो एक्टिव S35 से, मीन्स कह लो कि उसको S35 उसमें डाला हुआ था, रेडियो एक्टिव सल्फर 35 था उसमें, राइट. तो उस बैक्टीरियोफॉज को इस
बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियोफोज है, ये बैक्टीरियोफोज है, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। जब इन्फेक्ट करेगा, देखो इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया, इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया, बाहर खाली प्रोटीन बॉडीज रहेगी ना, है ना, Yes, ये ma'am. रहेगी। राइट, यहाँ पे देखो ये भी स्टेप्स भी लिखे हैं। पहला स्टेप इन्फेक्शन करवाया, फिर ब्लेंडिंग की उनकी, ठीक है, ब्लेंडिंग करके ये सेपरेट हो जाएंगे ये दोनों बॉडीज, जो खाली प्रोटीन कोट्स एंड द बैक्टीरिया। फिर है जो सेंट्रीफ्यूगेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन करके ये दोनों मटेरियल सेपरेट हो जाते हैं, ये बैक्टीरियल वाला, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ऐसे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो ये प्रोटीन बॉडीज हल्की होती हैं, ये ऊपर तैरने लगती हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह नीचे आ जाएंगे, इसलिए इसे बोलते हैं हम सुपरनाटेंट, जो ऊपर आ गया, ऊपर वाला मटेरियल सुपरनाटेंट, राइट, एक नीचे बैठ जाएगा जिसमें बैक्टीरिया होंगे। अब इन दोनों पोर्शंस को रेडियो एक्टिविटी के लिए चेक किया कि किसमें रेडियो एक्टिविटी आ गई। सिंपल सा अगर हम देखें, हमारे माइंड में है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को सल्फर डाला था, S35 डाला था, वो किस में जाएगा, प्रोटीन बॉडी में ही जाएगा ना, डीएनए में तो नहीं जाएगा ना, है ना, Yes, इतना ma'am. बात तो समझते हो। हम देखते हैं, जब उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन द सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आई थी। Here, radioactive S35 detected in the supernatant, सुपरनाटेंट मटेरियल था जिसमें ये खाली खोल पड़े हुए थे, ठीक है, उस मटेरियल में देखा तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट था, S35, है ना। तो इससे उसने कंक्लूड किया, ठीक है, कि रेडियो एक्टिव क्या बैक्टीरिया में तो नहीं मिली, राइट, बैक्टीरिया में तो नहीं मिली, कहाँ मिली है, जो बाहर सब्सटेंसेस रह गए हैं रेडियो एक्टिविटी S35 मटेरियल, उसमें मिला। इट मीन्स वो तो आगे नहीं गया, वो तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अभी तो हम सीधा बोल रहे हैं ना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तब तो प्रूव करना था अभी, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, जो आगे चला जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा, है ना, वही जेनेटिक मटेरियल मिलेगा होगा। अब उन्होंने देखा, ये Yes. तो हमें बाहर से दिख रहे हैं, हमने तो दिखा रही हूँ आपको, ये कोल वो तो दिख नहीं ना रहे थे, उन्होंने तो जस्ट मटेरियल लिया, सोल्यूशन पड़ा है यहाँ पे, राइट, उसमें ये पड़े हुए हैं सुपरनाटेंट, ये खाली की प्रोटीन बॉडीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, चेक किया रेडियो एक्टिविटी के लिए, देखा कि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी आ गई, इनमें रेडियो एक्टिविटी आ गई, बट इनमें नहीं आई। इतना पता है कि बाहर क्या रहता है, बाहर प्रोटीन बॉडीज ही रहती हैं, सल्फर ने प्रोटीन बॉडीज के अंदर ही जाना है। ऑब्वियसली क्या है, अगर S35 वाला मटेरियल मींस प्रोटीन जो है वो आगे नहीं गया, बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, वो बाहर ही रह गया, इट मींस वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है प्रोटीन, ठीक है। फिर ऐसा ही सेम ये एक्सपेरिमेंट एक और किया, उसमें फॉस्फोरस 32 डाला था, ठीक है, हमें पता कि फॉस्फोरस 32 डीएनए के अंदर जाएगा, है ना, प्रोटीन के अंदर तो जाना नहीं है। अब देखते हैं इसे, फिर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया, इससे ब्लेंडिंग की, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन से ये दोनों बॉडीज अलग कर ली। अब रेडियो एक्टिविटी चेक की कि किसमें प्रेजेंट है। अब देखा कि रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स में रेडियो एक्टिविटी आ गई थी, आ गई, अब सुपरनाटेंट में नहीं थी। तो इससे प्रूव हो गया कि वायरस से जो बैक्टीरिया में आगे गया वो क्या था, डीएनए, ठीक है, दैट वाज द डीएनए। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नॉट द प्रोटीन्स, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन्स, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही आगे जाएगा ना नेक्स्ट जनरेशन में, एंड इवन वायरसेस में भी अपना जेनेटिक मटेरियल ही बैक्टीरिया के अंदर डालना है, प्रोटीन बॉडीज नहीं डाली, है ना। तो यहाँ से ऐसे प्रूव कर दिया, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इसीलिए डाले जाते हैं सो दैट डिटेक्ट हो जाता है कि कौन सा सब्सटेंस आगे नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, राइट। अब इसे बड़े आराम से जितना मैंने समझाया, ऊपर वाली लाइंस पढ़ के, ये वाला आप देख के डायग्राम्स, राइट, अपना टाइम लगाओ, पढ़ो इसे। इफ यू विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, फिर मैं डिस्कस करती हूँ, रिवाइज कराना हो वो भी करवा दूंगी, ठीक है। एक बार रीडिंग ले लो, जहां जहां पे प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से पूछ सकते हो। Okay, ma'am. So characteristics of a genetic material, राइट, सो जेनेटिक मटेरियल के क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कौन सा सब्सटेंस है जो दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल,
ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। सो ये रेप्लिकेशन कर सकता हो, अपनी रेप्लिका बना सकता हो, अपनी कॉपीज बना सकता हो, वही सब्सटेंस क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। फिर इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी केमिकल जो नेचर है दैट वन, एंड स्ट्रक्चर दैट शुड बी स्टेबल। जब नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, जो उसी ऑर्गेनिज्म में है, तो ये उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर चेंज ना हो, ठीक है, ये स्टेबल रहे, वही स्ट्रक्चर रहे, वही केमिकल कॉम्पोजिशन रहे, राइट। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे हम, जेनेटिक मटेरियल। then it should provide the scope of slow changes। हाँ ठीक है, उसकी केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हो, बट उसमें स्लो चेंजेस होते रहे, जिसे हम म्यूटेशंस बोलते हैं ना, सडन इनहेरिटेबल वेरिएशंस, दोज आर कॉल्ड द म्यूटेशंस, है ना। द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस होते रहे, दैट आर नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन। अगर उसमें स्लो चेंजेस होंगे, दानी न्यू स्पीशीज बनेगी, एवोल्यूशन होगा। It should be able to express itself in the form of the Mendelian characters। जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो अपने को मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करे। मेंडेलियन कैरेक्टर्स कैसे एक्सप्रेस करते थे, दे वर इन द पेयर्स, दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, राइट, ऐसा ही था ना, राइट। तो ये भी, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल में भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हों। अब कहते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए एंड आरएनए, इट कैन रेप्लिकेट कर सकते हैं, राइट, बट प्रोटीन नहीं कर सकते। प्रोटीन तो अपनी कॉपीज खुद नहीं बना सकते। सो प्रोटीन्स जो है दे डोंट कंसिडर्ड एज द जेनेटिक मटेरियल, दे डोंट एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। डीएनए या आरएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर सकते हैं, बट नॉट द प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स इन प्रॉपर्टीज को, इन करेक्टरिस्टिक्स को, इन पॉइंट्स को फुलफिल नहीं करते, राइट। देन फिर आगे हम करते हैं थोड़ा। द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए, ठीक है। जो प्रीडोमिनेंट है जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए, व्हाइल फ्यू वायरसेस लाइक द टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी and QB bacteriophage have RNA as the genetic material, राइट। एक तो टीएमवी ये वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, एक बैक्टीरियोफॉज है, क्यूबी बैक्टीरियोफॉज। इनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, इनमें डीएनए नहीं होगा, ठीक है, राइट। एंड वन मोर थिंग, द 2OH ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए। देखो डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, है ना। तो आरएनए में क्या होगा, बाकी न्यूक्लियोटाइड्स तो सेम रहेंगे, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंस आएगा, राइट। 11th में भी आपको ये डिफरेंसेस करवाए हुए हैं, राइट। सो ये डिफरेंस रहेगा। तो आरएनए का कहते हैं जो 2OH ग्रुप है ना, न्यूक्लियोटाइड में 2OH ग्रुप लगा होता है, राइट, दैट इज वेरी रिएक्टिव ग्रुप, that is very reactive group and makes RNA labile and easily degradable। so RNA क्या होता है, easily degrade हो जाता है, right, and RNA it act as the catalyst also, ठीक है, बहुत reactive है ये। hence DNA has the property to be the genetic material, right, क्योंकि हमने कहा था कि जो genetic material है, right, that should be stable, that should be स्टेबल, है ना, उसको स्टेबल होना चाहिए। बट ये क्या रेक्टिव है तो डिग्रेड हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, जब उसी जनरेशन में ये स्टेबल नहीं रहेगा, है ना, राइट। सो आरएनए भी फिर क्या है, ये ज्यादा ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डोमिनेट फॉर्म में है ये डीएनए। आरएनए कुछ ही ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करेगा। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में क्या है, डीएनए विल एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए वो सारी ऊपर वाली कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। आरएनए तो कुछ कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक,
राइट. सो अप टू हियर टेक द रीडिंग. एक बार 2 मिनट लगेंगे, फटाफट रीडिंग लो, फिर नेक्स्ट करते हैं. So next is the RNA world. So about the RNA, ribonucleic acid, it was the first genetic material, but 2OH group of ribonucleotides is a reactive group that makes RNA a catalyst. So इसका पहले भी ऊपर पढ़ के हटे हैं. RNA का जो ribonucleotides का जो 2OH group होता है, reactive होता है, that's why RNA act as a catalyst. It is evident that essential life processes such as metabolism, translation, splicing की आगे processes आएंगे, splicing etc. have evolved around the RNA. So ये सारे processes होंगे जो इसमें RNA की requirement होती है even before DNA has evolved as the genetic material. So DNA जब evolve हुआ था as a genetic material, RNA तो क्या उससे भी पहले ही इवॉल्व, उससे पहले ही ओरिजिनेट हो गया था, है ना, क्योंकि सारी लाइफ प्रोसेसेस है इसके इर्द गिर्द ही घूमती हैं आरएनए के. ओके. सो फिर हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आरएनए. ये आपको ऑलरेडी बता दिया. इसमें थायमिन की जगह क्या रहेगा? यूरेसिल रहेगा. थायमिन इन प्लेस ऑफ द थायमिन, यूरेसिल विल बी. राइट. सो जो आरएनए है, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स के आरएनए. प्लस वन में भी किया था हमने ये. मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड द राइबोसोमल आरएनए. ठीक है. देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द आरएनए. मैसेंजर, राइट, ट्रांसफर टीआरएनए एंड द राइबोसोमल आरएनए. ठीक है. आरआरएनए. राइट. जो मैसेंजर आरएनए है, पहले तो इनकी अमाउंट याद कर लो, इस पे क्वेश्चन आ जाता है. ये 3 to 5% होते हैं टोटल आरएनए का, सबसे कम. ये 15% होते हैं टोटल आरएनए का. ये होते हैं अराउंड 80%. 80% ऑफ द टोटल आरएनए ऑफ द सेल. सो सबसे ज्यादा अमाउंट आरआरएनए की है, उससे कम ट्रांसफर की, सबसे कम एमआरएनए की. ठीक है. सबसे कम किसकी होगी? एमआरएनए की. देखो ये सेल होते हैं, सेल के अंदर है न्यूक्लियस. ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए इज प्रेजेंट. ठीक है. डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की, बट प्रोटीन्स बनते हैं साइटोप्लाज्म में. डीएनए के पास है इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने के लिए. अब न्यूक्लियस में तो प्रोटीन बन नहीं सकते, क्योंकि वहां पे ये कह लो कि स्पेस कम है, या फिर रॉ मटेरियल है जो उसका साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है. प्रोटीन फॉर्मेशन होनी है, प्रोटीन सिंथेसिस होनी है साइटोप्लाज्म में जाके. अब ये डीएनए तो साइटोप्लाज्म में जा नहीं सकता बाहर, है ना, ये बताने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करनी है, अमाइनो एसिड कौन कौन से किस सीक्वेंस में अटैच करने हैं. तो ये क्या करेगा? अपना एक मैसेंजर बना लेगा. इसने मैसेंजर डीएनए बना लिया, अपना सारा कोड इसको दे दिया. ठीक है. मैसेंजर, सॉरी, आरएनए बना लिया, अपना सारा कोड इसको दे दिया. अब ये मैसेंजर आरएनए जाएगा बाहर साइटोप्लाज्म में. ठीक है. साइटोप्लाज्म में चला गया एमआरएनए, ये मैसेंजर आरएनए चला गया साइटोप्लाज्म में. ठीक है. तो वहां पे क्या होगी? प्रोटीन सिंथेसिस होगी. राइट. सो एमआरएनए पे क्या अटैच हो जाएंगे? ये राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे. ये कंप्लीट डिटेल्ड में देखेंगे आगे, प्रोसेस डिटेल में. राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे. ठीक है. स्मॉलर एंड उसका लार्जर यूनिट अटैच हो गए. राइट. एमआरएनए के पास कोड है. ठीक है. ये इंफॉर्मेशन लेके आता है कि पहले ये वाला अमीनो एसिड अटैच होना है पॉलीपेप्टाइड में, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसफर आरएनए जो टीआरएनए है, ठीक है, वो क्या करेगा? जो पहले ही साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड बिखरे पड़े हैं, उनको एक एक को पकड़ के लेके आता है यहाँ पे. ठीक है. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. सो ऐसे अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी. दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड. ठीक है. सो एमआरएनए ने क्या किया? मैसेज लेके आया डीएनए का कि कितने अमीनो एसिड होने चाहिए एक पॉलीपेप्टाइड में और किस सीक्वेंस में होने चाहिए, ये मैसेज लेके आया. उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टीआरएनए साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को कैरी करता है, ट्रांसफर करता है, यहाँ पे इस प्लेस पे राइबोसोम्स के पास लेके आता है. ठीक है. सो यहाँ पे उनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, तो एक चेन बन जाएगी
अमाइनो एसिड की, जिसे हम क्या बोलेंगे, ये पेप्टाइड बन गई है, पॉलीपेप्टाइड बन गई है, ठीक है, राइट। सो आपको टीआरएनए का काम भी पता चल गया, एमआरएनए का भी पता चल गया। जो राइबोसोमल आरएनए है, ये राइबोसोम जो हमने लगाए हैं, है ना, इसी के अंदर क्या है, ribosomal rRNA is there. It form the structure of the ribosomes. इसी ने राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर बनाई है rRNA ने, ठीक। सो हमने क्या क्या था, जो राइबोसोम्स कल किए थे ना हमने, राइबोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेन लेस, इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, दीज आर द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बॉडीज, है ना, राइट, ठीक है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बॉडीज क्या था हमने, सो उसमें ये राइबोसोम्स होते हैं एंड प्रोटीन्स होते हैं, राइट, इसका राइट। सो दिस वन हो गया। सो सारी बॉडी किसकी बननी है, आरआरएनए की एंड द प्रोटीन्स की, राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं ये आरआरएनए, राइट। सो टेक द रीडिंग अप टू हियर। So it also plays a catalytic role during the translation. So जब translation होनी है, right, translation protein synthesis होनी है, तो उसमें एज अ कैटालिस्ट का वर्क भी करेगा आरएनए, ठीक। सो यहाँ तक रीडिंग ले लो, इफ एनी डाउट आस्क मी।